हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू द KYS। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी के डिटेल्ड सिलेबस को। मेनली आज एंशियंट हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब बात एंशियंट हिस्ट्री की आती है तो आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक तो है प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया। हिंदी में कहते हैं भारत में पूर्व ऐतिहासिक संस्कृति। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, मतलब भारत में पूर्व इतिहास की जो अवधि थी। इसके अलावा जो भी सोर्सेस थे हमारी प्री हिस्ट्री के, स्टोन एज को पढ़ेंगे, इसे हम पाषाण युग भी कहते हैं। जानेंगे इसके क्या क्या फायदे थे, किस तरीके से इसने अफेक्ट किया हिस्ट्री को। इसके बाद हम लोग पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज को भी देखेंगे, जो कि 2 मिलियन BC से 10,000 BC तक था। पैलियोलिथिक के बाद आपका होता है मेसोलिथिक, ये 10,000 BC से 8,000 BC तक था, और मेसोलिथिक को मध्य पाषाण काल भी कहते हैं। इसी क्रम में आपकी एज आती है नियोलिथिक एज, जो कि 8,000 BC से 4,000 BC तक थी। इसके बाद आपका चालकोलिथिक एज है, जो कि 4,000 BC से 1500 BC तक है। इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। इसके बाद आपकी आयरन एज 1500 BC से 200 BC, एंड ऑफ कोर्स जो मैंने आपको बताया कि लोहे के प्रभाव कैसे थे। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो बात आती है पेस्टोरल एंड फार्मिंग कम्युनिटीज़ की। तो बेसिकली किस तरीके से फार्मिंग हुई, कैसी कम्युनिटीज़ बनी, इनको देखना होता है। जैसे सबसे पहले तो इसमें नियोलिथिक फेज देखना है, इसे नव पाषाण चरण कहते हैं। फिर चालकोलिथिक फेज एंड अर्ली आयरन फेज, जो कि प्रारंभिक लौह चरण भी आप इसको कह सकते हो। एंड लास्ट में आपका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखो, एक बात याद रखना, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई सन याद कर लिया, आपको उसकी ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स से आपने हड़प्पा संस्कृति को पढ़ रहे हो तो पता तो हो हड़प्पा संस्कृति कहाँ कहाँ पे था। ऐसा तो नहीं था कि साउथ में शुरू हो गई थी, है ना। तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस को भी थोड़ा समझना जरूरी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या था समझ में आता है तो हम लोगों के लिए कनेक्टिविटी बनती है, और सिलेबस भी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। इसके बाद हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, और इसको क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत प्रमुख शहर को समझते हैं, जो भी उसकी टाउन प्लानिंग थी, हड़प्पा ट्रेड कैसे होता था, मतलब व्यापार कैसा था वहाँ का, कृषि किस तरीके से होती थी। इसके अलावा जानवरों का पालन शुरू हुआ था, आप इसे पशुपालन कहते हैं या आप इसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कह सकते हो। क्राफ्टिंग मतलब शिल्प, रिलीजन धर्म किस तरीके से अपनाते थे, किसकी पूजा करते थे। इसके अलावा किस तरीके के बर्तन यूज़ करते थे, मिट्टी के थे, लोहे के थे, चांदी के थे, सोने के थे, इनको पढ़ना होता है। इसके बाद वेट एंड मीजर्स किस तरीके की थी, आपने मूवी देखी होगी, मूवी भी आई है। एंड स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेज कैसी थी, पढ़ी गई है या नहीं पढ़ी गई, पढ़ पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखना होता है। इसके अलावा डिक्लाइन कैसे हो हड़प्पा संस्कृति का। कुछ लोग सोचेंगे इतना कुछ पढ़ना होता है, हाँ जी। देखो, जब आपको सिलेबस पता होगा ना तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और तरीके से पढ़ पाओगे। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उनको सिलेबस 6-6 महीने बाद तक नहीं पता होता। अगर आपको वीडियो सीरीज पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले 10-12 वीडियो में मैं आपको यूपीएससी का पूरा सिलेबस बता दूंगा, जो सिर्फ 2 घंटे का होगा, और इस 2 घंटे को देख के आप हर वो चीज़ जान जाओगे जो पढ़ना है। अदरवाइज आप घूमते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। चौथे पार्ट में आते हैं एंशियंट हिस्ट्री के। यहाँ पे हम लोग वैदिक सोसाइटी को पढ़ेंगे, आप इसे वैदिक समाज भी कहते हैं। जैसे जो आर्य थे उनका बेसिकली घर क्या था, कहाँ से आए थे, ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा फीचर्स क्या है, वैदिक टेक्स्ट क्या थे। टेक्स्ट का मतलब उनकी ग्रंथ, उनकी किताबें। आपको पता होगा, देखो कोई भी सोसाइटी डेवलप कर रही है तो ऑफ कोर्स उसका कोई ना कोई सोर्स है, उन्होंने किसी ना किसी तरीके की किताबें लिखी हैं, या किसी ना किसी तरीके की किताबों को वो लोग फॉलो करते थे। ये हमेशा से था, आज भी है, हमेशा से रहेगा। सारे धर्म जाति कुछ भी ले लीजिए, सबके कोई ना कोई टेक्स्ट होते हैं। इसके अलावा सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्शन वैदिक सोसाइटी एंड कल्चर, जो भी उनके सोर्सेज थे। फिर उसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की कैसी थी, आर्थिक स्थिति आप कह सकते हो। देखो, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ सो दैट सबको फायदा करे, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ मोनार्की, ठीक है, इसे राजनीतिक संगठन या राजशाही का विकास भी कहते हैं।
इसको देखेंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ण सिस्टम कैसा था, वर्ण सिस्टम पता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर इसके अलावा धर्म किस तरीके का था या विचार कैसे थे, आप रिलीजन एंड थॉट्स इसको कह सकते हो। इसके बाद जो पढ़ना है वो है आपका प्री मौर्यन पीरियड। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होगा बताइए। तो देखिए हम इसमें देखेंगे राज्यों का गठन किस तरीके से हुआ था मौर्यन पीरियड में, ऐसे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स कहते हो। 16 महाजनपद कौन कौन से थे, नाम बताओगे कमेंट सेक्शन में, बता दो, चैलेंज कर रहा हूँ आपको। इसके अलावा गणराज्य कौन कौन से थे, आप रिपब्लिक्स कहते हैं। फिर राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स, बेसिकली शहरी केंद्रों का उदय। फिर हर्यांका डायनेस्टी कौन सी थी, क्या थी, क्या इन्होंने कोई युद्ध लड़े, किस तरीके के डेवलपमेंट किए। शिशुंगा डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 3-4 महीने बाद भी लोगों को इनके नाम नहीं पता होते। मौर्य तो पता है, बट हर्यांका, शिशुंगा, नंदा नहीं पता होता। और 10-15 मिनट पता चल रहा है तो क्या ही है। इसके बाद हम जानेंगे द मौर्यन अंपायर को, मतलब अब आगे आएंगे और आगे देखेंगे मौर्यन किस तरीके से अपना विस्तार करता है। यहाँ जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा को। मेगास्थनीज ने क्या क्या किया, अशोक कौन था, कैसे जीता उसने, कौन कौन से युद्ध लड़े, उसका सक्सेसर कौन था, मतलब उत्तराधिकारी। इसके अलावा अशोका के इंस्क्रिप्शन एंड साइट्स। वैसे आपको बता दूं, अगर अशोका पढ़ोगे तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे पता ही नहीं चलता कि अशोका ने बनवाया था या नहीं बनवाया था, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसके अलावा अशोका धम्मा। और क्या देखेंगे, देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, आर्ट किस तरीके की थी वहाँ पे, और लास्ट में आपका अर्थशास्त्र वहाँ का कैसा था। वैसे आपको बता दूं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, एक बात बताइए, अर्थशास्त्र की जो इतनी बात होती है क्या वो सच में इकोनॉमी से जुड़ा था, उस समय की बात कर रहा हूँ, बताइएगा ज़रूर। इसके बाद आएंगे हम लोग पोस्ट मॉडर्न इंडिया, जो कि आपका 200 एससी से एडी 300 तक था। इसके अंदर क्या क्या होगा, देखिए जब बात पोस्ट मॉडर्न इंडिया की आती है तो यहाँ पे हम लोग समाज के बारे में जानेंगे, कैसी सोसाइटी थी वहाँ की, जातियों का विकास वहाँ पे कैसे हुआ, एवोल्यूशन ऑफ जाति। तो देखिए टर्म्स लिखी हैं, इसका मतलब आपको यहाँ पे फोकस करना है। इसके बाद हम संगम ग्रंथ को समझेंगे और सोसाइटी को भी समझेंगे। इसके बाद सातवाहन और उसके अलावा जो भी अदर इंडिजीनियस डायनेस्टीज थी, मतलब अन्य स्वदेशी राजवंश थे, उनको भी जानना है। फॉरेन डायनेस्टीज को भी हमको समझना और इनका जो भी इतिहास था इनको भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, मतलब डिटेल में देखेंगे, आप पढ़ेंगे। फिर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर उठा लो, एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाता है जैनिज्म या बुद्धिज्म से। पहले तीर्थंकर कौन थे, अंतिम कौन थे, बुद्ध कौन थे, कहाँ से शुरू हुए, कौन सी किताब लिखी, कहाँ पे पूजा करी, कहाँ पे पाठ करा, किसको पहले इन्होंने शिक्षा दी, ये सारी बातें और डिटेल में जानना जरूरी। भाई एक क्वेश्चन आपका सीधे सीधे हो जाता है, तो जैन एंड बुद्धिज्म को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है इंपीरियल गुप्ताज, मतलब इंपीरियल मतलब शाही। यहाँ पे क्या देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे सोर्सेस क्या थे गुप्ता रूल्स के, जो भी आप पढ़ने वाले हो, मतलब स्रोत। इसके अलावा इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी, फाहिन कौन था, सुना होगा, अगर आप लूसेंट भी पढ़े गए तो आपने फाहिन का नाम जरूर सुना होगा, बहुत बार आया लगभग सारे एग्जाम में। इसके अलावा गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता कल्चर, ठीक है, संस्कृति, प्रशासन, इनको देखेंगे। नगरीय केंद्र कैसा था ये जानेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशन, एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, अगर नोटिस करो तो हर बार पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन की बात आ ही रही है हर जगह पे। एंड फिर एडमिनिस्ट्रेशन तीसरे नंबर पे, मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्ट करता है एक दूसरे से। और जब सिलेबस पता होगा उसके बाद बुक्स पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो अभी सिर्फ 10-11 मिनट हुए हैं और आपने कितना कुछ पता चल गया कि आप क्या क्या पढ़ोगे। इसके बाद हर्षवर्धना, और इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, तो सीधी बात है कि हर्षवर्धन काल के जो भी स्रोत थे, पीरियड था, इसको जानेंगे, कब से कब तक था, अर्ली लाइफ कैसी थी हर्ष की, किस तरीके का उसका प्रशासन रहा, अच्छा था बुरा था, क्योंकि प्रीलिम्स की तो बात है नहीं कि सिर्फ आपने फैक्ट्स याद कर लिए, लिखना भी है। फिर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल कौन कौन से थे उस अंपायर के, और फिर देखिए इकोनॉमी की बात आ गई कि किस तरीके की इकोनॉमी थी हर्षा के अंडर में। फिर वहाँ का समाज और धर्म कैसा था, किसको फॉलो करते थे, किसकी पूजा करते थे, ये सारी बातें देखेंगे।
और लास्ट में एंशियंट हिस्ट्री में हम देखेंगे द सदर्न डायनेस्टी, दक्षिणी राजवंश आप कह सकते हो, और इसके अंतर्गत आप द सातवाहनास को देखेंगे, पल्लवास, चालुक्यास, पांड्यास, चोला एंड राष्ट्रकूटास। और इन सब के बारे में जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सातवाहनास की बात करें तो 230 BC टू AD 225 तक था। इसके अलावा पल्लवास की बात करें तो AD 330 टू 796 तक था। चालुक्यास AD 535 टू 1190 तक। एंड इस तरह से पांड्यास ऑफ मदुरई, मतलब मदुरई से बिलोंग करते थे, सो AD 590 टू 1323। इसी तरीके से चोला डायनेस्टी की बात करें तो AD 850 टू 1310 ईस्वी की है, तो ये याद रखना है आपको। और लास्ट में राष्ट्रकूटास जो AD 753 टू 973 तक थे। तो हमने देखा कि कितना सिलेबस है और 10-11 मिनट में आपको पता चल गया क्या क्या था एंशिएंट में। एक बार रिकॉल करा देता हूँ। भारत में पूर्व ऐतिहासिक संस्कृति कौन कौन सी थी, है ना, कृषक समुदाय कौन कौन से थे। तीसरे नंबर पे आए तो सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हमने वैदिक काल की बात करी, फिर हमने पूर्व मौर्यन काल की बात करी, फिर मौर्य साम्राज्य क्या था, जाना मौर्योत्तर भारत क्या था, मतलब मौर्यों के बाद के। फिर हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में समझा कि क्या क्या पेपर में आता है। फिर गुप्तास के बारे में, जहाँ पे हमने फाहाइन, उसके प्रशासन और संस्कृति की बात करी। हर्षवर्धन को जाना, किस तरीके की इकोनॉमी थी, समाज था, कैसा धर्म था। और लास्ट हमने दक्षिणी राजवंश यानी द सदर्न डायनेस्टीज को देखा। और देखिए ये आपका सिलेबस है। अगर आप आखिरी तक आए हैं तो मतलब आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला है। ज़रूर जुड़िए मेरे साथ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस लाऊं तो मैं अगले 10 से 12 वीडियो की सीरीज़ में आपको पूरा सिलेबस डिटेल में बता दूंगा। मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।